हमारा अराइज होता है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। तो देखो, कौन सी ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक एलिमेंट के एटम्स को दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या करती है, अलग करती है। तो भाई दूसरे एलिमेंट के एटम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। हर एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनका शेप, उनका साइज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सब डिफरेंट डिफरेंट होती है। साथ ही साथ उनका अरेंजमेंट जो होता है मैटर के अंदर में वो भी अलग अलग होता है। इसीलिए अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, आर एटम्स रियली इनडिविजिबल। क्या एटम्स जो है वो वाकई में इनडिविजिबल है, यानी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या एटम ही होता है? तो इसका जवाब है कि नहीं, जो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम नहीं होता, क्योंकि आगे स्टडी में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल नहीं है, वो डिविजिबल है। और एटम के भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जो है नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये हर एक एलिमेंट के एटम के अंदर मौजूद होते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, जिस तरीके से हर एक मैटर के अंदर एटम्स होते हैं उसी तरीके से हर एक मैटर के एटम के अंदर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तीनों प्रेजेंट होते हैं। इसी को पता चला कि जो एटम्स होते हैं ये डिविजिबल हैं और इनके क्या हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो टोटल नंबर में कितने हैं? तीन हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे प्रोटॉन्स, तीसरे न्यूट्रॉन्स। अब जब ये बात पता चल गई कि एटम्स के जो है एटम्स डिविजिबल होता है और इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एटम के अंदर में भी एटम से छोटे पार्टिकल्स मौजूद है जिनसे मिलकर के एटम बना होता है, तो उनमें तीन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का नाम आया। इनका जो सिंबल है वो सिंबल इलेक्ट्रॉन्स का ई होता है, उसका चार्ज माइनस होता है। प्रोटॉन का सिंबल पी होता है, इसके ऊपर चार्ज प्लस का होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है ये चार्जलेस होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इसका सिंबल स्मॉल एन होता है, उससे डिनोट किया जाता है। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मासेस में भी डिफरेंस देखा गया। इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल माना जाता है, प्रोटॉन्स का मास 1 यूनिट माना जाता है और ठीक प्रोटॉन के मास के बराबर ही न्यूट्रॉन का भी मास माना जाता है 1 यूनिट। और इनसे मिलकर के पूरा एटम एग्जिस्ट करता है। अब जब ये बात पता चली सभी साइंटिस्टों को तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये आया कि आखिर ये तीनों के तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरह से एटम के अंदर में अरेंज किए गए हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स अरेंजमेंट, इनको किस हिसाब से अरेंज किया गया है, किसके अंदर में? इन एटम्स। एटम्स में कैसे प्रेजेंट रहते हैं और कैसे इन तीनों से मिलकर के ये एटम बना है पूरा। साथ ही साथ में ये भी यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि ये एटम जो होता है वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है। कोई भी चीज़ स्टेबल होगी तभी वो एग्जिस्ट करेगी। तो एटम जो है वो हमारा क्या है, पूरी तरीके से न्यूट्रल है। तो जब इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज रखता है, प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज रखता है और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, ये चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन तब भी ये टोटली पूरा का पूरा एटम क्या होता है, होल न्यूट्रल होता है। तो ये कैसे? तो ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटम्स। एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अरेंजमेंट की वजह से ही जो है सब पूरा का पूरा एटम हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो कैसे इनको अरेंज किया जाए कि ये पूरा का पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल हो? तो इस बात के लिए सभी के सभी साइंटिस्टों ने अपने अपने नॉलेज के बेसिस पे जो है अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए और उनके बेसिस पे
सभी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी देनी स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे हम डिस्कवरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है जे थॉमसन जी ने करी थी। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है इसको जो है जेम्स अर्नस्ट गोल्डस्टीन ने करी थी। और जो न्यूट्रॉन है इसकी डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने। साइंटिस्टों ने फिर अपने अपने नॉलेज के बेसिस पे और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अलग अलग तरह के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में अपनी थ्योरीज दी। उनमें से सबसे पहले जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें मौजूद हैं, वो थे जे थॉमसन। और उनके ही मॉडल को थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम के नाम से जाना जाता है। फिर थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ ए क्रिसमस पुडिंग। इन्होंने ये बताया कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस तरीके से है जिस तरीके से एक क्रिसमस पुडिंग होता है, यानी कि क्रिसमस का केक होता है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्फेयर ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट्स ड्राई फ्रूट्स इन ए स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर में इस तरीके से धसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं, जिस तरीके से क्रिसमस पुडिंग के ऊपर में ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन। हम यहाँ पे वाटरमेलन को भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वाटरमेलन जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर में रेड एडिबल पार्ट होता है और उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, इसी तरीके से जे थॉमसन ने कहा कि पूरा का पूरा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है और उस पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर के बीच में कहीं कहीं पे जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड हैं और वो पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज स्फेयर में क्या हैं, बिखरे हुए हैं, स्प्रेड हुए पड़े हैं। एंड वाई और इस मॉडल को जो है इन्होंने वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसे कहा जाता है। इन्होंने अपने इस मॉडल में दो थ्योरी दी और इन्होंने दो चीज़ें बताई अपने स्ट्रक्चर के बारे में। पहला, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। कि पूरा का पूरा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर की तरह होता है, एक बॉल की तरह होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे बॉल के ऊपर बिखरे हुए हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अंदर एम्बेडेड है। और दूसरी बात इन्होंने कही, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जित नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इनके ऊपर जितना चार्ज है वो सब क्या है, इक्वल है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सो द एटम एज ए होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए इन्होंने कहा कि पूरा एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं दोनों नंबर्स में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और दोनों के चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। इसलिए पूरा का पूरा जो एटम होता है वो होली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऑल्थो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब थॉमसन के मॉडल से और उसके पोस्टुलेट से ये बात तो तय हो गई कि एटम जो है वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है। बट द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट जो अलग अलग तरीके के और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इनके इन्होंने जो पोस्टुलेट दिए, इनके पोस्टुलेट के हिसाब से वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी ये कंक्लूड नहीं कर रहे थे। दूसरे साइंटिस्ट इनकी इन पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेरिमेंट करते थे तो जो वो रिज़ल्ट सोचते थे वैसा रिज़ल्ट नहीं आता था। तो इनके द्वारा दिया गया एटम का जो मॉडल है वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर को। इनके पोस्टुलेट्स को साइंटिस्ट जो है वो बिल्कुल सही नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी हम इनके इस मॉडल को स्टडी करते हैं। क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि इन्होंने सोचने का तरीका बताया और दूसरे साइंटिस्टों ने इनकी ही थिंकिंग को लेकर के और उसके बेसिस पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किए। क्लास में हमने जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में हमने पढ़ा। उन्होंने ये कहा था,
उन्होंने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो उन्होंने जो प्रपोज किया, जो भी उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए, उन पोस्टुलेट्स में इन्होंने ये तो साबित कर दिया कि भाई जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है या एटम होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने उसके पास में पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही उसके पास में नेगेटिव चार्ज भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को लेकर के और दूसरे एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने डिज़ाइन किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स को जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल या फिर इसके जो पोस्टुलेट्स इन्होंने दिए थे वो उनके एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इस और ना ही इसका जवाब जे थॉमसन के पास था। तो इसलिए जो उनके बाद और साइंटिस्टों ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अलग अलग रिज़ल्ट उन्होंने दिए। तो उनमें से जो सेकंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया के सामने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को रखा कि एटम्स में किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो थे रदरफोर्ड। और उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने अपने कंक्लूज़न दिए। इनके एक्सपेरिमेंट का जो नाम है अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, जो कि साइंस में केमिस्ट्री में काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और इसको इन्होंने परफॉर्म किया। अब यहाँ पे देखिए, अंस रदरफोर्ड was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom, and Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. इन्होंने क्या किया, एक फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स को लिया और उनको इन्होंने क्या करवाया, फ्लो करवाया, फॉल करवाया एक बहुत ही पतले से गोल्ड के फॉइल पे। अब इनके एक्सपेरिमेंट में सबसे पहली बात तो ये कि भाई गोल्ड जो है वो प्रीशियस मेटल होता है और हमेशा से ही महंगा होता है, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड फॉइल को ही क्यों चुना, इन्होंने और कोई दूसरा मेटल क्यों नहीं लिया। तो ये सबसे मेन क्वेश्चन पहला यही आ जाता है। तो इसमें जो इस क्वेश्चन का जवाब है वो ये है कि भाई रदरफोर्ड साहब जो थे वो मेटल का बहुत ही पतला, जितना पतले से पतला हो सके वो लेयर चाहते थे, ताकि इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्यूरेट रिजल्ट को क्या कर सके, शो कर सके, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो भी ये दे अपने कंक्लूजन के बेसिस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो। इसके लिए इन्होंने गोल्ड फॉइल को लिया, और गोल्ड फॉइल ही इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड से ज़्यादा, गोल्ड मेटल से ज़्यादा पतला और कोई मेटल होता नहीं। जितनी डक्टिलिटी गोल्ड की होती है उतनी डक्टिलिटी और किसी दूसरे मेटल की होती नहीं, इसलिए इन्होंने गोल्ड फॉइल को सेलेक्ट किया ताकि इनका एक्सपेरिमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो सके। अब रदरफोर्ड के अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इस तरीके का इन्होंने अरेंजमेंट की थी। गोल्ड फॉइल, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं जिनको जो है रखा गया है। और आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, उनके एटम्स जो होते हैं एक डेफिनेट शेप के होते हैं और उनकी एक डेफिनेट पोजीशन होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको रखा गया है। और यहाँ पे हमने जो है गोल्ड फॉइल के आगे में सोर्स लिया जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो निकल रहे थे। जब और इनके गोल्ड फॉइल के चारों तरफ में ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इसे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन कहते हैं। जब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है इस गोल्ड फॉइल को इसके बीच में रखा गया और अल्फ़ा पार्टिकल्स को इनके ऊपर छोड़ा गया। जब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे इनमें से पास आउट हुए तो 3 ऑब्जर्वेशंस जो थी वो रदरफोर्ड को देखने को मिली। वो 3 ऑब्जर्वेशंस में आप यहाँ देख सकते हैं, इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ऑब्जर्वेशन थी ही सेलेक्टेड इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन देखी उस ऑब्जर्वेशंस में ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो सीधे तौर पे गोल्ड फॉइल में से डायरेक्ट पास हो गए और जा कर के जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को हिट किया उन्होंने। दूसरी ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये देखी कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए फॉइल से स्मॉल एंगल्स पे। और तीसरी ऑब्जर्वेशन थी कि सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड,
कि भाई 12,000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल जो था वो जिस डायरेक्शन में सीधे जा रहा था उसी डायरेक्शन में वापस रिबाउंड हो गया, यानी 180 डिग्री के एंगल पे वापस आ गया। तो ये ऑब्जर्वेशंस जो थे रदरफोर्ड ने देखे, जो कि बिल्कुल ही उनके हिसाब से अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जे थॉमसन ने कहा था, जो उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, कि भाई एटम जो होते हैं वो पॉजिटिव स्फेयर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो ज़्यादातर डायरेक्ट पास नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इनको बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला। और इस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को इन्होंने किस तरीके से लिया, इन्होंने इसको इस तरीके से लिया कि जैसे कि अगर हम 15 इंच शेल को एक पीस ऑफ टिश्यू पेपर पे फायर करें एंड इट कम्स बैक, और वो वापस हमारे पास आए और हमें हिट करे। अब इस एग्जांपल को थोड़ा अलग लेते हैं कि लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड, कि आप एक ओपन खुली जगह पे हो। इसको समझने के लिए लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल हैज़ आइज क्लोज्ड। हम क्या करें, एक चाइल्ड को दीवार के सामने खड़ा कर दें और उनकी आंखों पे पट्टी बांध दें, और फिर उसके हाथ में हम पत्थर दे दें छोटे छोटे और उसको फेंकने के लिए कहें, तो ही विल हियर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक द वॉल। तो वो हर बार उनको जो है आवाज़ सुनाई देगी स्टूडेंट को, जब भी वो स्टोन को स्ट्राइक करेगा वॉल के ऊपर में। और अगर वो 10 टाइम्स ये काम करता है तो उसे 10 बार आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर उसे ब्लाइंड फोल्डेड करके और उसे जो है पत्थर फेंकने के लिए एक बार्ब्ड वाइन फेंस के सामने रखा जाए और उसे बोला जाए कि अब आप स्टोन्स को फेंको, तो ज़्यादातर स्टोन्स जो होंगे वो फेंस को हिट नहीं करेंगे, और कुछ ही होंगे जो फेंस को हिट करेंगे, तब जाके उसे साउंड सुनाई देगी। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ गैप इन द फेंस, फेंस में क्या होंगे, बहुत सारे गैप होंगे, विच अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू देम, जो कि स्टोन को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे उन्हें पास होने के लिए। एंड फॉलोइंग अ सिमिलर रीज़न, इसी रीजनिंग को लेकर के रदरफोर्ड जो थे उन्होंने अपने इस ऑब्जर्वेशन के लिए क्या किया, 3 कंक्लूज़न दिए। तीनों ऑब्जर्वेशंस के लिए उन्होंने 3 कंक्लूज़न दिए। पहला ऑब्जर्वेशन उनका था कि भाई ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल जो है, फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल, वो सीधे तौर पे गोल्ड फॉइल में से पास हो गए। तो इसके लिए उन्होंने अपना कंक्लूज़न दिया कि भाई ज़्यादातर स्पेस जो है एटम के अंदर वो खाली होगा, जिसकी वजह से ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल में से बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे तौर पे पास हो गए। और दूसरा जो उनका था ऑब्जर्वेशन, कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्टेड हो गए फॉइल में से स्मॉल एंगल्स पे। तो इसके लिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन अपनी कंक्लूजन में क्या कहा कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग, वो ये इंडिकेट करता है दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, कि जो एटम के अंदर में मौजूद पॉजिटिव चार्ज को रखने वाला सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो एटम में किसी छोटी सी जगह पे इकट्ठा है, और उसी छोटी सी जगह पे इकट्ठे होने के इम्पैक्ट की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्टेड हो गए हैं। और तीसरा जो उनका ऑब्जर्वेशन था कि सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड। तो रीबाउंड होने के लिए इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया, अ वेरी फ्यू स्मॉल very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। कि भाई सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है और सारा का सारा जो एटम का मास है वो एटम के अंदर में मौजूद बहुत ही छोटी सी जगह पे सब एक साथ कंसंट्रेटेड है, और इसी वजह से उसी कंसंट्रेटेड जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास एटम का कंसंट्रेटेड है, उसी से अल्फ़ा पार्टिकल टकरा करके वापस क्या हो गया, रिबाउंड हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दीवार पे अगर हम एक बॉल को फेंकते हैं और वो उसी डायरेक्शन में हमारे पास वापस आता है, ठीक उसी तरीके से ये अल्फ़ा पार्टिकल भी रिबाउंड होकर के वापस आ गया। एंड फ्रॉम द डाटा ही हैज़ कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज़ अबाउट, साथ ही साथ उन्होंने न्यूक्लियर एटम के अंदर में मौजूद जो वो कंसनट्रेटेड एरिया था उसे इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि भाई न्यूक्लियस जो होता है, रेडियस जो होता है एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस का,
यानी कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है वो 10⁵ टाइम्स कम होता है एटम के रेडियस से। यानी न्यूक्लियस का रेडियस बहुत छोटा होता है एटम के रेडियस से। और इसी के बेसिस पे फिर इन्हीं ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने फिर अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया और एटम्स में किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इनके बारे में भी उन्होंने बताया। Of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom, which had the following features. अब देखो, जब रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया और उसके ऑब्जर्वेशंस को देखने के बाद और उनके अपने ऑब्जर्वेशंस के लिए अपने कंक्लूज़न को बताने के बाद और देने के बाद इन्होंने फिर क्या किया, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक नया मॉडल दिया कि एटम में किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद रहते हैं। और इन्होंने एक एटम के एक नए पार्ट के बारे में बताया जिसे इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। इसीलिए जो ये मॉडल है इनके एटम का, इसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम कहा जाता है। और उसमें इन्होंने ये 3 पोस्टुलेट्स दिए। इन्होंने बताया कि देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, कि भाई सभी मैटर के अंदर मौजूद एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर मौजूद है एटम के अंदर में, और उस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। एंड नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, और सारा का सारा मास जो होता है पूरे एटम का वो इसी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो इसी से जब इन्होंने ये पोस्टुलेट दिया तो साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उस न्यूक्लियस के अंदर में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन मौजूद होते हैं, साथ ही साथ में न्यूट्रल न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के पास ही मास होता है और न्यूट्रॉन के पास भी मास होता है एक एक यूनिट का। और इन्हीं के सब एटॉमिक पार्टिकल के मासेस की वजह से एटम का मास जो होता है उसे डिसाइड किया जाता है। और ये सारा का सारा कहाँ पे मौजूद होते हैं, दोनों के दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस में ये मौजूद होते हैं, तो इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने दूसरा पोस्टुलेट दिया कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, कि जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एटम के अंदर में वो इसी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ में। ठीक है, और इस तरीके का इन्होंने स्ट्रक्चर बताया कि भाई एटम होता है, एटम के सेंटर में जो है एक कंडेंस्ड पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस नाम दिया गया, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साइड में एक सर्कुलर पाथ पे क्या करते रहते हैं, फास्टली मूव करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। और इस तरीके से इन्होंने जो है अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को बताया। फिर तीसरा पोस्टुलेट इन्होंने क्या दिया, इन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो साइज़ होता है न्यूक्लियस का वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, किसके कंपैरिजन में, एटम के साइज़ के कंपैरिजन में। तो ये इन्होंने एटम के बारे में जो है अपने एटॉमिक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में इन्होंने ये बातें कही। अब जब इनकी ये बातें हुई तो उसी समय पे एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था फिज़िक्स में, और उसको किया था एक साइंटिस्ट मैक्सवेल ने। और उन्होंने यहाँ पे क्या बताया था कि जो रेवोल्यूशन है इलेक्ट्रॉन का इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, कि जो सभी साइंटिस्टों ने मिलकर के सवाल उठाया कि भाई रदरफोर्ड साहब से पूछा गया कि जो इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन है, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, वो स्टेबल नहीं है। कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो कि एक्सेलरेटेड मोशन करता है, उसके एक्सेलरेशन के दौरान चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं, यानी उसकी एनर्जी समय के साथ साथ कम होती जाती है। एंड दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी सभी एनर्जी को लूज़ करके न्यूक्लियस में क्या कर जाएगा, फेल डाउन कर जाएगा। एंड इफ़ दिस वर्सो, और अगर ऐसा होगा, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, तो एटम जो होगा वो आपका स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो, और मैटर जो है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसा कि हम जानते हैं, या रदरफोर्ड साहब ने जैसा बताया है। अब रदरफोर्ड साहब के
एटॉमिक मॉडल में ये जो कमी थी, जब ये सवाल सभी साइंटिस्टों ने इनसे पूछा तो इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो इनकी इसी बात को पूरा करने के लिए फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील्स बोर। और नील्स बोर ने क्या कहा, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, नील्स बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। अब नील्स बोर ने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को दूर करने के लिए ये पोस्टुलेट दी अपने मॉडल ऑफ एटम के लिए। पहली बात इन्होंने ये कही, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। इन्होंने ये कहा कि भाई रदरफोर्ड साहब ने जितनी भी बातें कही हैं वो सब सही है। एटम के सेंटर में एक डेंस पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। सारा मास जो है वो एटम का सेंटर में ही कंसंट्रेटेड होता है। साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं। फिर इनसे भी वही ड्रॉबैक पूछा गया जो कि रदरफोर्ड साहब के एक्सपेरिमेंट में, रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल में पूछा गया कि भाई फिर जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर ऑर्बिट में एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं, तो उसमें तो वो अपने एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज़ करेगा, एनर्जी कम हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में जाके मर्ज हो जाएगा। फिर एटम स्टेबल कहाँ है? तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। जो जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और एटम के अंदर में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वो सर्कुलर पाथ जो होता है वो स्पेशल पार्ट होता है। यानी कि वो स्पेशल पाथ है जिसमें घूमने पे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। और इस सर्कुलर पाथ को इन्होंने नाम दिया ऑर्बिट्स का। और इन्होंने साथ में कहा यही कि वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, और ये ऑर्बिट्स जो होते हैं डिस्क्रीट होते हैं, यानी इनकी जो दूरी होती है न्यूक्लियस से स्पेसिफिक होती है। यानी पहले ऑर्बिट की दूरी फिक्स होती है, दूसरे ऑर्बिट की दूरी भी फिक्स होती है और तीसरे ऑर्बिट की दूरी भी क्या होती है, फिक्स होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के अलावा, जो ये सर्कुलर पाथ हैं, इनके अलावा थोड़ा सा भी पहले या थोड़े से भी बाद में रहेंगे तब ये अपनी एनर्जी को रेडिएट करेंगे। लेकिन जब तक ये इस ऑर्बिट में यानी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं तब तक ये अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। ये इनका स्पेशल पाथ है और इस स्पेशल पाथ को इन्होंने नाम दिया ऑर्बिट का। इसे शेल भी कहा जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज नहीं करता रेडिएशन के फॉर्म में, इसलिए इसे एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। तो ये बात जो है नील्स बोर ने कही। एंड दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल इन एन एटम आर शोन इन। और इसी का जो है ये फिगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। बीच में न्यूक्लियस है, आप देख सकते हैं। उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ बनाए गए हैं जिनमें पहले सर्कुलर पाथ को जो है के शेल कहा जाता है, दूसरे को एल शेल कहा जाता है, तीसरे को एम शेल कहा जाता है और चौथे को एन शेल कहा जाता है। यहाँ पे n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3 और n इजिकल टू 4 जो है ये ऑर्बिट नंबर्स हैं। ऑर्बिट नंबर को n से शो किया जाता है। n इजिकल टू 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट, n इजिकल टू 2 का मतलब है सेकेंड ऑर्बिट, n इजिकल टू 3 का मतलब है थर्ड ऑर्बिट और n इजिकल टू 4 का मतलब है फोर्थ ऑर्बिट। और इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर को अभी के समय में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं और रीड कर रहे हैं और इसी के आगे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। साथ ही साथ में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और केमिकल रिएक्शंस को भी एटम के इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके किया जाता है और समझा जाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, और उसमें जो नील्स बोर का मॉडल है वो हमारा जो है अभी के समय में यूज़ किया जाता है। तो नील्स बोर के मॉडल में क्या था कि एटम के सेंटर में जो पार्ट होता है वो बिल्कुल ही डेंस होता है, कंसनट्रेटेड होता है और इसके अंदर में ये क्या होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इसके राउंड अबाउट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं और ये सर्कुलर पाथ जो होते हैं ये डिस्क्रीट होते हैं यानी स्पेसिफिक होते हैं और इनका जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से वो सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अब इन्हीं सर्कुलर पाथ के अंदर में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है हर एक एटम के अकॉर्डिंग। अब ये सर्कुलर पाथ में ही इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। अब इसी इलेक्ट्रॉन के फिल को हम देखेंगे कि अब ये जैसे ये है, अब ये जो हमारा पहला सर्कुलर पाथ है इसको n इजिकल टू 1 कहते हैं।
दूसरा को n इज इक्वल टू 2 कहा जाता है और तीसरे को n इज इक्वल टू 3 कहा जाता है और इसी तरीके से आगे चलता रहता है। एक एटम के अंदर में इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि भाई इनका एटॉमिक नंबर कितना है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो देखने से पहले हम n के बारे में जानते हैं कि n क्या होता है। तो n जो होता है हमारा, ये डिनोट करता है ऑर्बिट नंबर को। किसको? ऑर्बिट नंबर्स को। यानी n इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट। क्या होता है इसका मतलब? फर्स्ट ऑर्बिट। n इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब होता है सेकेंड ऑर्बिट। और n इज इक्वल टू थर्ड है तो इसका मतलब होता है थर्ड ऑर्बिट। और इसी तरीके से आगे n इज इक्वल टू 4 है तो उसका मतलब होता है फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट को जो है क्या कहा जाता है? के शेल। आपको पता है शेल को जो है ऑर्बिट को जो है शेल नाम से भी पुकारते हैं और एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो आप के शेल कह लो या के एनर्जी लेवल। सेकेंड ऑर्बिट को एल शेल या एल एनर्जी लेवल और थर्ड ऑर्बिट को एम शेल या फिर एम एनर्जी लेवल आप कह सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक ऑर्बिट में यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एक ऑर्बिट के अंदर में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो एक ऑर्बिट के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है और वो फार्मूला है 2n²। जैसे यहाँ पे देखो हम लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। किसी एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसके लिए फार्मूला है 2n²। और यहाँ पे जो n होता है इसका मतलब होता है ऑर्बिट नंबर। जैसे मान लो हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 का मतलब हमें पता है कि यह है फर्स्ट ऑर्बिट। और n इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब हमें पता है कि ये क्या है? सेकेंड ऑर्बिट है। अब हमें ऑर्बिट नंबर जब मिल गए, हमसे पूछा जा रहा है कि n इज इक्वल टू 1 है तो इसमें आप बताओ कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल किए जाएंगे? तो फर्स्ट ऑर्बिट में हम फॉर्मूला लगाते हैं 2n²। n की जगह पे हमारा आएगा 1। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर और ये हमारा क्या हो जाएगा? 2। यानी हम फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे सेकंड ऑर्बिट की। तो सेकंड ऑर्बिट में भी हम 2n² का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 2, n की जगह पे क्या आएगा हमारा? 2 और इसका स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी सेकंड ऑर्बिट में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आप किसी भी ऑर्बिट के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे n इक्वल टू 3 है तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑर्बिट। और थर्ड ऑर्बिट में अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का 2n² का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इज टू पावर 3 का स्क्वायर। और ये 3 का स्क्वायर होगा 9, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी थर्ड ऑर्बिट में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स को। अब इसके बाद में बारी आती है इसी तरीके से इस 2, 8, 18। अब ये जो हमारे पास नंबर आते हैं 2, 8, 18, इसको कहा जाता है मैजिकल नंबर्स। क्या कहा जाता है इनको? मैजिकल नंबर्स। कई लोग जो हैं इनको मैजिकल नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि इन नंबर से आप इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को याद रख सकते हो। अब जैसे मान लो हमारा जो है एक से लेकर के आपको आपकी बुक में एनसीईआरटी में 1 से लेकर के 18 तक के एलिमेंट्स दे रखे हैं और उनके आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन सभी के आपको क्या दे रखे हैं? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है एटम के अंदर में कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बना करके दिखा देता हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब यहाँ पे आपको 1 से लेकर के 18 तक एलिमेंट्स के जो है एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पहले पे आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास में एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। ऐसे ही
एटॉमिक नंबर 2 पे जो आता है वो हीलियम है। एटॉमिक नंबर 3 पे आता है लिथियम। 4 पे आता है आपको 4 पे आता है आपका बेरिलियम। और 5th पे आता है आपका बोरोन। 6 पे आता है आपका कार्बन। और 7 पे नाइट्रोजन। और 8 पे आता है आपका ऑक्सीजन। 9 पे आता है आपका फ्लोरीन। और 10 पे आता है आपका नियोन। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर को ले और उसमें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो उसके लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि इसके पास कितने टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने हैं। इसके लिए आपकी बुक में जो है टेबल दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही उस एलिमेंट का के पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। और हाइड्रोजन जो है ये एक न्यूट्रल एटम है, तो इसके पास में जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हैं उतने ही इसके पास में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और एटॉमिक यानी कि आपका जो न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर होता है उसी के इक्वल में इसका क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर इनके याद हैं तो आपको इनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी याद रहेंगे। पहला एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। अब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले हमें पता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 1 है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसके लिए हम पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा सेंटर में न्यूक्लियस हो गया और ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। हमने जो है लास्ट क्लास में जो है हमने ये देखा कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है 2n²। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2n² फार्मूला लगाते हैं तो इसमें हमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पहले ऑर्बिट में क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। और ये हो गया हमारा यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने बता दिया हाइड्रोजन के अंदर में। ये जो है ये सेंटर वाला पार्ट जो है ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही हीलियम में हम फिल करते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसके पास में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम ऐसे ही पहले एक न्यूक्लियस बनाएंगे हम, और इसके लिए ये पहला ऑर्बिट बन गया। अब इसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ये हो गया इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसी तरीके से लिथियम में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 हैं। इसके लिए भी हम सेंटर में एक न्यूक्लियस बनाएंगे इसका, और ये इसका आ गया पहला ऑर्बिट और ये इसका दूसरा ऑर्बिट। हमने इसमें दूसरे ऑर्बिट की हमें रिक्वायरमेंट इसलिए हो गई क्योंकि पहले ऑर्बिट में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं सिर्फ, और जो हमारा दूसरा ऑर्बिट है बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को हम उसमें फिल कर देंगे, क्योंकि दूसरे में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बेरिलियम का स्ट्रक्चर लेते हैं तो बेरिलियम के स्ट्रक्चर में भी हम पहले क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे, और इसमें इसका पहला ऑर्बिट बनाएंगे। पहले ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और फिर बाकी के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन इसके हम सेकेंड ऑर्बिट में फिल करेंगे। ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब बाकी का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके सेकेंड ऑर्बिट में हम फिल कर देंगे। तो ये इसका हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिट में। इसी तरीके से हम 1 से लेकर के 18 तक के एलिमेंट के जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा कि एटम में किस तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। साथ ही साथ हमने आउटर मोस्ट शेल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है। अभी हम देखेंगे कि एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए दूसरे एटम्स के साथ, यानी कि दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ में क्या करते हैं, कम केमिकल रिएक्टिविटी दिखाते हैं। यानी उनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, उनके साथ कंबाइन होते हैं, और कंबाइन हो करके वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं ताकि वो एटम क्या हो सके, हाईली स्टेबल हो सके। तो जो किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसी को वैलेंसी कहा जाता है। जैसे आप इसको ऐसे कह सकते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ द एटम। और हर एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन को ले लें, ठीक है। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। अब 8 होने का मतलब है इसके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, प्रोटॉन्स वो भी 8 होते हैं।
और ये न्यूट्रल एटम है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो कितने होंगे, 8 होंगे। जितने पॉजिटिव चार्ज वाले सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज वाले भी सब एटॉमिक पार्टिकल इसके पास में होंगे। तो अगर इनका हम ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो ये न्यूक्लियस, ये इसका पहला ऑर्बिट, ये इसका दूसरा ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट में हम मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हैं 2n² रूल से, और दूसरे में हम बाकी बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है, कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, ताकि वो क्या कर सके, स्टेबिलिटी को गेन कर सके, वो स्टेबल हो सके। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं उसे हम बैलेंस्ड एटम कहते हैं, या फिर आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भाई इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इनकी वैलेंसी ज़ीरो हो जाती है, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करते। या आप ये कह सकते हैं कि ये इनर्ट हो जाते हैं, जैसे हमारे इनर्ट गैसेस होते हैं जो कि रिएक्टिव नहीं होते हैं काफ़ी ज़्यादा, उनकी तरह ही हो जाते हैं, हाईली स्टेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी इसके आउटर मोस्ट में 8 पूरा करने के लिए इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है इसको 2 की। इसको 2 चाहिए, ताकि ये अपना ऑक्टेट पूरा करके ये क्या हो सके, स्टेबल हो सके, स्टेबिलिटी को ये गेन कर सके। तो इसके लिए ये क्या करता है, एक ऑक्सीजन एटम जो है एक ही समय पे 2 एटम के साथ, चाहे वो सेम एलिमेंट के 2 एटम हो या चाहे 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम हो, उनके साथ में ये क्या करता है, कंबाइन होता है, और कंबाइन करके ये मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है और स्टेबिलिटी को गेन करता है। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स भी करते हैं। अब कंबाइनिंग के लिए जो होते हैं वो 3 तरीके होते हैं, या तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं दूसरे एटम के साथ में, या फिर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, या फिर ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करते हैं, और उसे ही जो है इनकी जो वैलेंसी होती है वो इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को देख करके ही इनकी वैलेंसी बताई जाती है। साथ ही साथ वैलेंसी को फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। और ये जो 2 तरीके हैं आपके, पहला तरीका है वैलेंसी को फाइंड आउट करने का, आपने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये आपने तरीका सीख लिया है। इस तरीके के अकॉर्डिंग जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, 4 इलेक्ट्रॉन या उससे कम हों, क्या हों, 4 इलेक्ट्रॉन या उससे कम हों, उनकी वैलेंसी हम फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से, तो जो उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी कि जितने उनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इनकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। यानी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही इनकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, 3। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 3। अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इस तरीके से फॉर्म होगा। पहले ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, बाकी जो बचा हुआ एक होगा वो आउटर मोस्ट शेल में किया जाएगा। तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल। इसी आउटर मोस्ट शेल को आप बैलेंस शेल भी कह सकते हैं। और इसके अंदर मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे लिथियम में आप देख सकते हैं इसके आउटर मोस्ट में एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1। क्यों हो जाएगी 1, क्योंकि अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि जो भी एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो है 4 या उससे कम है तो 1 है, 4 से कम है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इसका नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। इसी तरीके से जिसके आउटर मोस्ट शेल में यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास 2 होंगे उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, जिसकी 3 होगी उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, और जिसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगी उसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। जैसे कि कार्बन, कार्बन के पास में आउटर मोस्ट शेल में
वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, तो कार्बन की वैलेंसी भी क्या होती है, 4 होती है। यानी वो एक ही समय पे 4 अलग अलग तरीके के एलिमेंट के एटम के साथ या सेम एलिमेंट के एटम के साथ में क्या कर सकता है, कंबाइन होकर के कम मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर सकता है। ये इसकी कैपेसिटी है। तो इसी तरीके से लिथियम एक टाइम में एक के साथ कंबाइन हो सकता है, बेरिलियम एक टाइम में दो के साथ कंबाइन हो सकता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 होती है। वैलेंसी निकालने का दूसरा तरीका, अब बात आती है कि भाई ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 से क्या है, ज़्यादा हैं, 5 भी आते हैं, 6 भी आते हैं, 7 भी आते हैं, 8 भी आते हैं। तो उनकी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 से ज़्यादा हैं, उनके लिए फॉर्मूला है आपका कि 8 में से आप माइनस कर दो उनके नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे मान लो कि हम एक एलिमेंट लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल 8 होते हैं। अगर इनका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो बीच में न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस, इसका पहला ऑर्बिट, ये इसका दूसरा ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2, अब बाकी के कितने बच गए, 6। 6 को हम डाल देंगे इनके सेकेंड ऑर्बिट में, 2 3 4 5 6। अब इसकी वैलेंसी हमें निकालनी है, तो इसमें देखो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए, 6। ऑक्सीजन एटम के अंदर में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6। यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे कितने, टोटल 6। अब इसकी वैलेंसी निकालनी है तो बस ये फॉर्मूला, 8 में से हमें माइनस कर देना है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, और नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, टोटल 6। तो 6 को माइनस कर दो, आ जाएगा 2। तो 2 जो होगा वो वैलेंसी हो जाएगी किसकी, ऑक्सीजन की। तो इस 2 फॉर्मूलों से हम क्या करते हैं, वैलेंसी निकालते हैं। ठीक है, क्लास में हम देखेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में कि एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उस एलिमेंट के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, यानी कि उस एलिमेंट के एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें एटॉमिक नंबर 1 की, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के पास में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो 1 होता है। तो अगर हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हीलियम के पास में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होते हैं वो 2 होते हैं, इसलिए हीलियम का एटॉमिक नंबर जो होगा वो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, ठीक है। तो इसके पास, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इसके पास में 6 होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। और इस एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से, और ये इसका फॉर्मूला है। एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उस एलिमेंट के एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा टॉपिक है हमारा जो है मास नंबर। मास नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा एलिमेंट के सिंबल के ऊपर की तरफ में दिखाया जाता है। जैसे हीलियम है, नीचे की तरफ में मैंने यहाँ पे जो नंबर दिखाया है ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है, और उसके ऊपर जो नंबर होता है जस्ट ऊपर, उसी को हम मास नंबर कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। मास नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का या एटम का, वो बराबर होता है जितने उस एटम के अंदर में मौजूद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है उनके सम के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अगर हमें एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, ऐसे हमें एलिमेंट दे दिया हो और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमें दे दिया हो सिंबल के साथ, और हमसे उसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर होता है। आपको यहाँ पे ये ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 दे रखा है, तो जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतने ही इसके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे। और साथ ही साथ
इस ऑक्सीजन के ऊपर में आपको कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, ना तो प्लस का साइन है ना ही माइनस का साइन है। इसका मतलब ये एटम न्यूट्रल है, और न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जो कि प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं। फिर जब न्यूट्रॉन को कैलकुलेट हमें करना है तो उसके लिए हमें इसके मास नंबर चाहिए। मास नंबर जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। हम इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जैसे मास नंबर हमें ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16, इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पे हम प्रोटॉन को पुट कर देंगे, साथ में न्यूट्रॉन हमें निकालना है, इसको एज इट इज़ रखेंगे। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे 16 देख रहे हैं, यहाँ पे 8 है, इस तरफ प्लस का है इक्वल टू के, इस तरफ हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में इसे लेकर के आएंगे और इसे माइनस का कर देंगे। 16 में से 8 को माइनस करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो निकल करके आ जाएगा 80। तो इस तरीके से हमें जो है अलग अलग एलिमेंट के जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ में इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो हमारा अगला टॉपिक है आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स में हमें यहाँ पे ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, ना ही इसे रीड करना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है आइसोटोप्स जो होते हैं वो होते क्या हैं। तो आइसोटोप्स जो होते हैं ये वो स्पीसीज़ होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं अपने मास नंबर में, इनको ही आइसोटोप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है तो हमें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं, और इनके नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। जो हमारा प्रोटियम होता है, इनमें जैसा कि मैंने डेफिनेशन दिया है कि आइसोटोप्स के जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1, ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, बट इनके मास नंबर में डिफरेंट है। प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है, और ट्राइटियम का मास नंबर 3 होता है। इसे रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। ट्राइटियम को आप टी सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 1 दिखाएंगे, मास नंबर इसका 3 दिखाएंगे। और इसे जो है ये हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है तो इसको एच सिंबल के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। इसी तरह ड्यूटेरियम को एच सिंबल से भी दिखा सकते हैं और डी सिंबल से भी दिखा सकते हैं। प्रोटियम के लिए जो होता है वो एच सिंबल ही होता है, आपको ऐसे ही दिखाना है। तो ये तीनों के तीनों हमारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इसी तरीके से और भी एलिमेंट्स के जो हैं आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बन है तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, जिनमें एक का मास नंबर 12 होता है और एक का 14 होता है। इसी तरह क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक का मास नंबर 35 होता है और एक का मास नंबर 37 होता है। एटॉमिक नंबर इनके हमेशा सेम ही रहते हैं। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कि एप्लीकेशंस। ये आइसोटोप्स जो होते हैं इनके एप्लीकेशंस हैं, यानी इनका हमारे जो है ह्यूमन लाइफ में इनका यूज़ किया जाता है। जैसे यूरेनियम के आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के रूप में, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चलाने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। और एक और आइसोटोप्स होता है कोबाल्ट का, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में हमारी हेल्प करता है। और एक आइसोटोप आयोडीन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो हमारे लिए जो ह्यूमन के अंदर गोइटर डिजीज़ होता है उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, उनके मेडिसिन को फॉर्म करने के लिए। तो आइसोटोप्स के ये यूज़ होते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा वो आइसोबार्स है। आइसोबार्स में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसे स्पीसीज़, ये ठीक आइसोटोप्स के अपोजिट होते हैं, ऐसे स्पीसीज़ जिनके पास सेम मास नंबर होता है लेकिन इनके एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होते हैं, इनको आइसोबार्स कहा जाता है। जिस तरीके से इनमें एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में आर्गन और कैल्शियम, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोबार्स हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, बट इनके मास नंबर जो हैं बिल्कुल सेम है, तो इन्हें आइसोबार्स कहा जाता है। बाकी आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में जो डिटेलिंग है ये हमें हायर क्लासेस में करनी है।